इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मैं कह सकता हूँ कि कुमा वन ऑफ द बेस्ट रिटन कैरेक्टर है वन पीस के अंदर, क्योंकि कुमा का पास्ट, प्रेजेंट और इवन फ्यूचर सब एकदम परफेक्टली डिजाइंड है। चैप्टर में हमें कुमा के बारे में और इन्फॉर्मेशन तो मिली ही, लेकिन आखिर ड्रैगन ने कैसे रिवोल्यूशनरी आर्मी फॉर्म करी और आखिर कैसे वो मरीन्स के बारे में इतना कुछ जानता है और क्या उसने अकाइनो और गार्लिंग से फाइट करी, ये तक यहाँ पे हमें रिवील कर दिया गया। लेकिन चैप्टर का जो एंड है वो फिर से घूम फिर कर बॉनी की असलियत पे सवाल उठाता कि आखिर वो है कौन, क्योंकि चैप्टर पढ़ के तो ऐसा लगा कि बॉनी कुमा की बेटी है ही नहीं। सो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। और अगर आपको ऐसे और एक्सप्लेनेशन देखने हैं तो यार चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और अगर आपको मुझसे और अपने जैसे उठाकू से बात करनी है और साथ साथ गेम वगैरह खेलना है तो तुम लोग डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हो। सो अपने चैप्टर का टाइटल है गिनी, जहाँ चैप्टर की कवर पेज में हम कुमा को अपनी डेल फुट की एबिलिटी को यूज करके मछली पकड़ते हुए देख सकते हैं, और वहीं गिनी भी ग्रिल लेके खड़ी होती है कि कब उसके पास मछलियां आए और वो फटाफट खा सके। तो भाई ये कहानी फिर से फ्लैशबैक से शुरू होती, जहां गॉड वाले इंसिडेंट को 8 साल बीत चुके थे, यानी कि कुमा 17 साल का था और गिनी 21 साल की थी, जहां वो दोनों ही अभी भी सोरबेट किंगडम के अंदर रहा करते थे। यहाँ हम देखते हैं कि कुमा चर्च में रहते रहते पास्टर बन गया था, यानी कि एक पादरी बन गया था, जहां उसके पास एक के बाद एक बूढ़े लोग अपने बुढ़ापे का दर्द लेकर आते थे। लेकिन कुमा बस ये काम संडेज को करता था, क्योंकि उसे गिनी ने ऐसा करने को कहा था। कुमा का भाई बस चलता था वो रोज ही कर लेता, लेकिन गिनी को उसकी काफी चिंता थी, जहां वो तो काफी बड़ी हो ही गई थी लेकिन उसके भी काफी बड़े हो गए थे। खैर गिनी यहाँ पे उसे ये करने से मना इसलिए करती है क्योंकि कुमा अपनी एबिलिटी को यूज करके लोगों की बॉडी से पेन तो निकाल लेता, पर उस पेन को एट द एंड उसे खुद सहना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे अगर उस पेन वाले बबल को ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो वो पेन वापस से उनके ओरिजिनल यूजर्स के पास चले जाता, जिसकी वजह से अब हर हफ्ते कुमा को उतने बड़े अमाउंट का पेन सहन करना पड़ता जितना जोरो ने लूफी का पेन सहा था। अब भाई मैं यहाँ पे इन दोनों का कंपेयर नहीं कर रहा, क्योंकि जोरो तो एक नॉर्मल ह्यूमन है और वहीं पे कुमा बुकानियर ट्राइब से बिलोंग करता, पर तब भी यार हर हफ्ते इतने लेवल का पेन सहन करना आसान बात तो यार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसे झेलने के बाद कुमा की भी हालत काफी खराब हो जाती। तुम कह सकते हो कि भाई कुमा लिटरली हर हफ्ते नथिंग हैपेंड वाला मूवमेंट जीता, लेकिन यार तुम कह सकते हो कि कुमा दूसरों की खुशी देख के खुश होने वाले बंदों में से है और उसे अपनी चिंता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसकी चिंता गिनी को तो है, जो कि उसे ऐसा करने से रोक तो नहीं सकती है, पर उसे भाई दुख तो इस बात का है कि उन लोगों को पता भी नहीं है कि कुमा उनके खातिर क्या कर रहा है। तो भाई इसी की वजह से जब भी कुमा के पास लोग अपना पेन दूर करवाने आते तो भाई गिनी थोड़े खराब मूड में रहती, जहाँ वो उनसे ये कह के बात करती कि ये कोई फ्री हॉस्पिटल नहीं है जो तुम लोग यहाँ पे चले आते हो, वो भी बिना पैसे दिए। और यहाँ पे गिनी की इन्हीं कड़वी बातों की वजह से लोग उसे बोलते कि गिनी सुंदर तो है पर उसकी जुबान काफी कड़वी है। लेकिन अब यहाँ पे उन लोगों की भी कोई गलती नहीं है, उन्हें थोड़ी ना पता कि कुमा उनके खातिर क्या करता है, और वो लोग चाहते तो है कि कुमा को कुछ दे सके, लेकिन वो सब गरीब है और हेवनली ट्रिब्यूट की वजह से उनके पास खुद ज्यादा कुछ नहीं बचता, क्योंकि वहाँ का राजा हाल फिलहाल में चेंज हुआ, जो की काफी लालची, क्रूअल और सेलेस्टियल ड्रैगन का टट्टू है, जो की उन्हें खुश करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ हेवनली ट्रिब्यूट पे करना चाहता, जिसकी वजह से अब लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। तो ऐसे करते करते 5 साल और बीत जाते, जहां अब सीन कुमा के उसी चर्च की तरफ जाता, जहां हम देखते कि भाई कुमा को जिनी ने भाई प्रपोज कर दिया कि हम दोनों शादी कर लेते। मोमेंट है भाई, मोमेंट है। लेकिन कुमा यहाँ पे उसे मना कर देता है। तो गिनी कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैं तुम्हें खुश रखूंगी। भाई प्रपोजल तो है यहाँ पे, सैडली भाई आज तक हमें तो ऐसा कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पे गिनी के प्रपोजल का रिप्लाई कुमा देता है कि हाँ मैं तुमसे शादी करके खुश तो रहूंगा, पर उसे अपने माँ बाप का फेट अपनी आंखों के आगे नजर आता कि कैसे बुकानेर होने की वजह से उसकी माँ बाप को कितना कुछ सहना पड़ा था, तो वो नहीं चाहता कि गिनी को भी ऐसा कुछ सहना पड़े, तो इसलिए वो उससे शादी करने के लिए मना कर देता। लेकिन भाई इतना तो कंफर्म है कि अपना कुमा भी गिनी से प्यार करता था। तो यहाँ पे कुमा टॉपिक घुमा देता है और वो न्यूज़पेपर में आए फ्रीडम फाइटर्स की बात करने लग जाता, जिनके ऊपर फाइनली अब गवर्नमेंट ने वारंट इशू कर दिया, क्योंकि वो बहुत से किंगडम्स में जाके प्रोटेस्ट कर रहे थे। जहाँ न्यूज़पेपर में कुमा ने मंकी डी ड्रैगन की फोटो देखी, जिसको देख के कुमा भी लाइक अरे यार ये बंदा कितना कूल है, एकदम हीरो माफिक, किसी दिन मैं भी ऐसे सी के सफर में निकलूंगा और अपनी जिंदगी लोगों की मदद करते हुए निकाल दूंगा। देख रहे हो भाई तुम इस कुमा को, बेचारे ने भाई क्या कुछ नहीं सहा, और भाई अभी इतना कुछ करने के बाद भी ये लोगों की बस मदद करने की सोच रहा है। कमेंट में यार इसी बात पे तुम रिस्पेक्ट कुमा लिख दो यार। जिसके बाद हम देखते कि कुमा और गिनी से मिलने 2 लड़के कुछ मछलियां लेके आते, और भाई ये वही लड़के हैं जो बचपन में कुमा को बुली कर रहे थे, जहाँ पे अब क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये वही दोनों हैं जो हमने बॉनी के क्रू में देखे थे, यानी कि इन दोनों ने कुमा और गिनी की वजह से बॉनी का क्रू ज्वाइन किया होगा ताकि वो उसे बचा सके। और हाँ अभी क्योंकि ये फ्लैशबैक 25 साल का है, तो भाई अभी बॉनी पैदा नहीं हुई होगी, क्योंकि इसकी एज हमें 24 साल बताई गई है। तो फिलहाल तो अभी 1
साल तक बॉनी बॉर्न नहीं होगी, लेकिन स्टोरी में आगे बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा। सो उसे पहले देखते हैं, जिसके बाद हम एट द एंड बॉनी की बात तो करेंगे ही। तो यहाँ स्टोरी में और 3 साल बीत जाते, जहाँ अब ये बात है 22 साल पहले की, जहाँ सोरबेट किंगडम के राजा ने भाई हद पार कर दी थी, क्योंकि इसने किंगडम के अंदर सेलेस्टियल ड्रैगन वाली स्लेव पॉलिसी चला दी और सोरबेट किंगडम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट अब सोरबेट किंगडम में आता था और वहीं जो साउदर्न पार्ट था वो भाई लॉलेस एरिया बन चुका था, जहाँ बेसिकली गरीब और बूढ़े लोग रहा करते, जिनसे भाई ज्यादा हेवनली ट्रिब्यूट पे नहीं किया जाता। तो यहाँ पे उस राजा ने अपने पूरे साउदर्न पार्ट को अपने किंगडम से हटा दिया, क्योंकि हेवनली ट्रिब्यूट का अमाउंट नंबर ऑफ सिटीजन पे डिपेंड करता, और अगर वो बूढ़े और गरीब लोगों को हटा देगा जो टैक्स पे नहीं कर सकते, तो भाई जो हेवनली ट्रिब्यूट का अमाउंट है थोड़ा कम पे करना पड़ता। वेल तुम इसे सेम गोवा किंगडम की तरह समझ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसे सीन हुआ करता था, जहाँ पे जो अमीर लोग थे वो वॉल्स के अंदर रहा करते थे, और बाकी का जो पूरा एरिया था लाइक फूशा विलेज, वो भाई पूरा एक लॉलेस एरिया बन चुका था, जहाँ पे गरीब लोग पायरेट्स और बैंड्स आके रहा करते थे। और क्योंकि अब सोरबेट किंगडम का साउथर्न एरिया लॉलेस बन चुका था, तो वहाँ भी भाई गवर्नमेंट की कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, चाहे वहाँ पे भाई लोग कुछ भी करें। जहाँ पे स्लेवरी का सिस्टम चालू कर दिया गया था और लोगों को उठा के भाई स्लेव बनाया जा रहा था, जिसके खिलाफ कुमा किंगडम के लोगों से लड़ रहा था। लेकिन भाई आखिर एक अकेला बंदा पूरे किंगडम की आर्मी से कैसे लड़ पाता, तो उसे यहाँ पे कैदी बना के जेल में डाल दिया गया, जिसके साथ साथ गिनी और बाकी कुछ लोगों को भी पकड़ लिया गया। अब भाई देखो, वैसे तो मुझे लगता है कि कुमा भाग सकता था या भाई लोगों को पेल सकता था, क्योंकि भाई कुमा खुद तो एक जायंट जितना था और ऊपर से उसके पास पॉप ऑफ फ्रूट की एबिलिटी भी थी। पर भाई जैसा कि कुमा का कैरेक्टर है, मुझे लगता है कि वो लोगों को बचाने के लिए भी ज्यादा लोगों को हर्ट करना नहीं चाहता होगा, और इसीलिए यहाँ पे वो चुपचाप कैदी बन गया। लेकिन जैसा कि सबको पता है, एक न एक दिन भाई बुराई का अंत तो होता ही है। तो यहाँ पे भाई उसी अंत को करने के लिए आई थी रिवोल्यूशनरी आर्मी, जो कि अभी इस टाइम जानी जाती है फ्रीडम फाइटर्स के नाम से, जहाँ पे भाई ड्रैगन आया था अपनी आर्मी के साथ, और इसी टाइम उसके साथ जुड़ चुकी थी इवनकॉफ भी। तो यहाँ पे वो लोग आते हैं और सीधा किंगडम के ऊपर हमला कर देते, जहाँ पे उस किंग को डिथ्रोन कर देते, जिसके बाद जो भी उस स्लेवरी वाला सिस्टम था और बाकी सारे बेकार सिस्टम जो उस किंग ने लागू कर रखे थे, वो सब वहाँ से हटा दिए जाते, जिसको देख के लोग काफी खुश रखे होते। और यहाँ पे हम देखते कि इवनकॉफ पहुंच चुके प्रिजन के अंदर, वो भी ड्रैगन के साथ, जहाँ पे भाई कुमार गिनी कैद थे। तो यहाँ पे आते ही इवनकॉफ कुमा को ऑफर करती है कि हम लोग वर्ल्ड को चेंज करने वाले हैं, तू हमारा साथ देगा क्या? जहाँ पे फाइनली कुमा और गिनी भी जुड़ जाते हैं इस रिवोल्यूशनरी आर्मी में। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये 22 साल पहले का एक फ्लैशबैक है, तो सोरबेट किंगडम में आने से पहले ही भाई ओहारा इंसिडेंट हो गया था, जिसके बाद हमें ड्रैगन की तरफ लेके चलते, जहाँ पे वो रिवोल्यूशनरी आर्मी को कैसे बड़ा करना है उसके बारे में सोच रहा था। जहाँ पे उनका जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी भाई फंड्स की, यानी कि पैसों की। और यही बात भाई ओहारा के अंदर हमने वेगाबंग से सुनी थी, क्योंकि भाई फंड्स के अंदर कमी होने की वजह से ही डॉक्टर वेगाबंग ने भाई ड्रैगन को ज्वाइन नहीं किया था और उसने गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लिया था। तो यहाँ पे ड्रैगन यही बात कर रहा था कि कैसे वो फंड्स जमा कर सकते हैं, जहाँ पे अभी तो उनका मेन सोर्स यही है कि जिस किंगडम के अंदर रेबेलियन चल रही होती या फिर जो किंगडम बुरी तरीके से चल रहा होता, उनके ऊपर ये अटैक करते और वहाँ का थोड़ा अमाउंट ऑफ ट्रेजर ले लेते, ताकि अपने आप को मेंटेन कर सके। जहाँ पे हम ये भी जानते कि जो भी रेवोल्यूशनरी आर्मी में जुड़ता उसको वेपन ट्रेनिंग दी जाती। तो यहाँ पे कुमार ड्रैगन से यही पूछता है कि आखिर तुम वेपन्स के बारे में इतना कैसे जानते हो? तो यहाँ पे ड्रैगन फाइनली रिवील करता है कि वो पहले मरीन्स का एक मेंबर था, यानी कि वो मरीन्स में काम करता था। अभी यहाँ पे उसकी पोस्ट तो डिक्लेयर नहीं की गई कि उसने कौन सी पोस्ट में छोड़ा था, लेकिन भाई यहाँ पे मैं ये तो पता चल गया है कि ड्रैगन पहले एक मरीन का मेंबर था, यानी कि ड्रैगन और अकाइनो के बीच में कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि दोनों के सेम है, जहाँ पे मे भी दोनों एक दूसरे को जानते होंगे और मे भी साथ में उन दोनों ने ट्रेनिंग ली होगी। तो यहाँ पे ड्रैगन मरीन्स को छोड़ने के बाद एक सिंपल रीजन देता कि मरीन्स के अंदर कोई भी जस्टिस नहीं था। जस्टिस के नाम पे भाई वो किसी को भी कुछ भी मार देते थे और कुछ भी कर देते थे। और खास करके ये सेलेस्टियल ड्रैगन का जो गेम था, हंटिंग वाला गेम था, उसके बारे में शायद ड्रैगन को पता चल गया होगा, जिसकी वजह से उसने मरीन्स को लीव कर दिया। तो भाई इन्हीं सब चीजों को देख के कि ड्रैगन कितना डिटरमाइंड है लोगों की मदद करने के लिए, कुमा भाई ड्रैगन को ज्वाइन करता है। जिसके बाद हम कहानी में 8 साल और आगे बढ़ते, यानी कि 14 साल पहले की बात हो रही थी, जहाँ पे भाई हम गिनी को देख सकते जो कि किसी आइलैंड के अंदर थी। और भाई इस टाइम तक गिनी रेवोल्यूशनरी आर्मी की साउथ फोर्स की कमांडर बन चुकी थी, जहाँ पे हम देखते कि गिनी काफी खुश लग रही थी और ऐसा उसके साथ ही मेंशन कर रहे थे, जहाँ पे वो बताती कि मैं खुश तो होंगी ही, क्योंकि आखिर काफी टाइम बाद वो कुमा से मिलने वाली है, क्योंकि उनकी जो टीम थी वो काफी टाइम बाद कुमा की टीम से मिलने वाली थी। लेकिन भाई ये खुशी का माहौल ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाया, क्योंकि थोड़े टाइम बाद ही ड्रैगन के पास ये न्यूज जाती है कि यहाँ पे गिनी को किसी ने किडनैप कर लिया और गिनी को किडनैप करने वाला कोई अनएक्सपेक्टेड एनिमी था, जिसके बारे में चैप्टर के अंदर तो रिवील नहीं किया गया। पर भाई अगर तुम इस पैनल को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई गिनी की तरफ बढ़ रहा है, और मुझे लगता है कि ये वही पर्सन होगा जिसने गिनी को किडनैप किया होगा। और क्योंकि यहाँ पे मे भी अनएक्सपेक्टेड एनिमी की बात की गई है, तो क्या वो मरीज नहीं होगा? क्योंकि भाई मरीन्स और रेवोल्यूशनरी आर्मी ऑब्वियसली एक दूसरे के
अपोनेंट्स हैं, तो भाई उन लोगों का आना यहाँ पे उतना अनएक्सपेक्टेड नहीं होता। लेकिन यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है, आखिर गिनी को किडनैप क्यों किया गया? क्या इस वजह से उसे किडनैप किया गया कि वो गॉड वैली की मास्टरमाइंड थी? क्योंकि गॉड वैली के अंदर जो भी हुआ वो भाई उसका ही किया कराया था, क्योंकि उसने रॉक्स और रॉजर को मैसेज भेजा कि गॉड वैली के अंदर क्या होने वाला है। और अगर इसी की वजह से गिनी को किडनैप किया गया है तो ऑब्वियसली या तो वो गवर्नमेंट हो सकती है या तो भाई वो सेलेस्टियल ड्रैगन्स हो सकते हैं। अब वैसे तुम लोग कहोगे कि गवर्नमेंट और सेलेस्टियल ड्रैगन में फर्क क्या है? तो भाई फर्क इतना है कि गवर्नमेंट को तो भाई रेवोल्यूशनरी आर्मी के मेंबर्स जानते हैं, लेकिन जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स हैं, खास करके जो होली नाइट्स हैं, उनको भाई सारे लोग नहीं जानते, काफी कम लोग जानते हैं उनके बारे में, जिनमें से ड्रैगन एक है। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि गिनी को किडनैप करने वाला और कोई नहीं बल्कि होली नाइट हो सकता है, जो कि मे बी और कोई नहीं बल्कि फिगारलैंड गार्लिंग होगा, क्योंकि भाई हमने होली नाइट का जो सिलुएट था वो ड्रैगन के व्यू से देखा था, यानी कि ड्रैगन जानता है उनके बारे में। और अगर ड्रैगन गॉड वैली के अंदर प्रेजेंट नहीं था तो आखिर उन्हें उसके बारे में कैसे पता? तो शायद ऐसा हो सकता है कि गिनी को बचाने के लिए ड्रैगन और गॉड नाइट का आमना सामना हुआ हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि अकाइनो होगा, जैसा कि काफी लोग कह रहे हैं, क्योंकि भाई अकाइनो, ड्रैगन, कुमा और बॉनी के बीच में काफी हिस्ट्री है। तो मैं भी यहाँ पे गिनी को किडनैप करने वाला और कोई नहीं बल्कि अकाइनो होगा। जहाँ पे मैं बोलना तो नहीं चाहता, पर शायद यार गिनी की डेथ हो गई होगी, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा डाउट है, क्योंकि हमने भाई कुमा को मैजोस उसके अंदर जाते हुए देखा, तो आखिर वो वहाँ पे क्यों जा रहा था? क्या ऐसा है कि भाई गिनी मैजो उसके अंदर कैद है और भाई यहाँ पे कुमा उसी को बचाने के लिए जा रहा था? क्योंकि हमें बताया गया कि कुमा के पास अपनी कॉन्शियसनेस तो नहीं है, तो आखिर वो मैजो उसके अंदर क्यों जाएगा? चलो भाई मान लिया कि मैजो उसके अंदर वो पहले स्लेव था, तो वापस से वहाँ पे जा रहा था, तो आखिर वो मरीज के ऊपर अटैक क्यों करता और आखिर वो अकाइनो से फाइट क्यों करता? क्योंकि ऑब्वियसली उसके पास तो पहले से ऑर्डर होंगे कि मैजर्स के ऊपर या फिर मरीज के ऊपर उसे अटैक नहीं करना है, तो आखिर उसने ये ऑर्डर डिफाई क्यों करे? और आखिर वो मैजर्स के अंदर कहाँ जा रहा था? क्योंकि हमने अकाइनो को भी ये बात बोलते देखा था कि आखिर कुमा मैजर्स के अंदर क्या ढूंढ रहा है। सो भाई आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पे गिनी जिंदा होगी? पर्सनली मैं तो चाहता हूँ कि यार वो जिंदा हो, पर यार उससे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आखिर बॉनी कौन है? क्योंकि आपने इस टाइमलाइन के बीच में देखा होगा कि यहाँ पे बॉनी की बात कहीं नहीं की गई, और यहाँ पे मैं 25 साल 22 साल और 14 साल का सीन दिखाया गया जहाँ पे हमने बॉनी को बिल्कुल नहीं देखा। और इस 14 साल पहले के फ्लैशबैक में गिनी ने ये तक कहा कि वो कुमा से काफी टाइम बाद मिलने वाली है, जिसका पहला मतलब तो ये है कि कुमा और गिनी साथ साथ नहीं रहते थे। और क्योंकि ये बात 14 साल पहले की है और बॉनी की एज 24 बताई गई है, तो उस टाइम उसकी एज करीब 10 साल रही होगी, तो आखिर बॉनी किसके साथ रहती थी? और अगर हम इससे पहले यानी कि 22 साल पहले चले, जहाँ पे हमने देखा था कि कुमार गिनी प्रिजन के अंदर है, तो भाई तब भी वहाँ पे बॉनी प्रेजेंट नहीं थी। तो भाई अब ये सवाल तो दिमाग में आता है कि आखिर बॉनी बॉर्न हुई तो कब हुई? क्योंकि भाई इन सारे सीन को देख के तो ऐसा लग रहा है कि बॉनी कभी बॉर्न हुई नहीं हो, या फिर ऐसा हो सकता कि बॉनी की जो असली एज है वो भाई 24 साल नहीं है, क्योंकि भाई इस टाइमलाइन के हिसाब से बॉनी की 24 साल एज नहीं हो सकती। जहाँ मुझे लगता है कि बॉनी की जो एज है वो काफी कम होगी। मे बी भाई जो बॉनी की एज है वो 14 साल की रही होगी या फिर उससे भी कम होगी, या फिर भाई सच में ऐसा है कि जो बॉनी है वो गिनी की क्लोन है, या फिर जो बॉनी है वो असली में कुमा की बेटी है ही नहीं, पर वो बस एक अडॉप्टेड चाइल्ड है। सो भाई आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।